नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल में आज बात नारायण साईं की तलाश की। नारायण साईं का पुलिस के साथ चोर पुलिस का खेल जारी है। 1.5 महीने से अधिक का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक नारायण साईं पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इस बीच पुलिस नारायण साईं की तलाश में देश के कोने कोने में छापेमारी करने में लगी है, लेकिन नारायण साईं अब तक हत्थे नहीं चढ़े हैं। नारायण साईं का नया ठिकाना बना है राजस्थान, जहां सूरत पुलिस की 7 टीमें नारायण को ढूंढने में लगी हुई हैं। गुजरात पुलिस को नारायण साईं का नया सुराग मिला है। पुलिस के मुताबिक नारायण साईं राजस्थान में छिपे हो सकते हैं। नारायण साईं की तलाश में गुजरात पुलिस की 7 टीमें राजस्थान रवाना हो गई हैं। नारायण साईं को तलाश करने वाली एक ऐसी टीम न्यूज नेशन के कैमरे में कैद हो गई। देखिए हमारी रिपोर्ट। क्या राजस्थान में छिपे हैं नारायण साईं? क्या राजस्थान में नारायण का है ठिकाना? राजस्थान पहुंची गुजरात पुलिस की 7 टीमें नारायण साईं के नए ठिकाने पर छापे। सूरत रेप केस के आरोपी नारायण साईं की भागम भाग जारी है। पुलिस नारायण साईं को गिरफ्तार करने के लिए लगातार शिकंजा कसती जा रही है, लेकिन नारायण साईं अब तक पुलिस के कब्जे में नहीं आ सके हैं। नारायण साईं को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस कई जगहों पर छापेमारी कर चुकी है, लेकिन साईं का अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया है। लेकिन अब गुजरात पुलिस को नारायण साईं के नए ठिकाने के बारे में लीड मिल चुकी है। गुजरात पुलिस को पता चला है कि नारायण साईं राजस्थान में कहीं छिपे हो सकते हैं, इसलिए गुजरात पुलिस की 7 टीमें राजस्थान पहुंच चुकी हैं और नारायण के ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है। जोधपुर हाईवे पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि ये हमारे सामने ये गुजरात पुलिस की टीम है। ये गाड़ी जो है वो गुजरात पुलिस की है और जयपुर से लेकर जोधपुर तक के तमाम रास्तों में ऐसी कई सारी गाड़ियां आपको दिख जाएंगी और ये तमाम गाड़ियां जो है वो नारायण साईं की खोज में निकली हुई हैं। जानकारी के मुताबिक नारायण साईं राजस्थान के बिलारा और ब्याबार में छिपे हो सकते हैं। नारायण साईं की तलाश में गुजरात पुलिस की 7 टीमें लगातार जुटी हुई हैं। पुलिस को पुख्ता तौर पर नारायण साईं के यही होने का अंदेशा है। आपको बताना चाहेंगे कि पुलिस क्या, हमारी जो पुलिस सूत्रों से बात हुई है वो गुजरात पुलिस के सूत्र हो या फिर राजस्थान पुलिस के सूत्र हो, हमें पक्के तौर पर खबर मिली है कि पुलिस को कहीं ना कहीं से ये लीड है कि नारायण साईं निश्चित रूप से राजस्थान में ही है और इसीलिए इतनी सख्त राजस्थान में नारायण साईं की खोज पड़ताल चल रही है। दरअसल बलात्कार के आरोप लगने के बाद से ही नारायण साईं फरार हैं। पुलिस ने उनके खिलाफ पहले लुकआउट नोटिस जारी किया, कोर्ट से भगौड़ा घोषित करवाया। नारायण को ढूंढने वालों को 5 लाख रुपए के इनाम का भी ऐलान किया, पर न तो नारायण ने सरेंडर किया और न ही अब तक पुलिस के हाथ नारायण के गिरबान पहुंचे हैं। सूरत पुलिस ने नारायण साईं को पकड़ने की हर मुमकिन कोशिश की है। देश भर में उनके कई आश्रमों पर रेड भी की गई, लेकिन नारायण पुलिस के हाथ नहीं आए। यही वजह है कि पुलिस फिलहाल नारायण साईं के ठिकानों को लेकर कुछ भी कहने से बच रही है। जो पुलिस अधिकारी हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कि वो आखिर हमसे बात करना आखिर वो क्या जवाब देते हैं हमें। थोड़ा सा बता दीजिए। पिछले करीब 2 महीने से नारायण साईं का पुलिस के साथ आंख मिचौली का खेल जारी है। नारायण साईं को पकड़ने की पुलिस की अब तक की तमाम तरकीबें नाकाम साबित हो रही हैं। वो चाहे इनाम का ऐलान हो या फिर नारायण के पोस्टर चिपकाकर उन्हें ढूंढने की कोशिश, सबके सब फेल साबित हुए हैं। अब देखना है कि नारायण साईं को गुजरात पुलिस राजस्थान में पकड़ पाती है या नहीं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से गुप्त रूप से ये जो पूरा ऑपरेशन है उसको अंजाम दिया जा रहा है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि गुजरात पुलिस की 7 टीमें जो हैं वो इस वक्त जयपुर जोधपुर हाईवे पर मौजूद हैं और नारायण साईं की जो पूरी तलाश है वो जोर शोर से जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट रंजीत के साथ शैलेंद्र झा, न्यूज नेशन, जयपुर जोधपुर हाईवे। अब सवाल उठता है कि आखिर नारायण साईं को फरार होने का मौका दिया क्यों गया? क्या वाकई नारायण साईं तक खबर इस बात की पहुंच रही है कि कहां-कहां छापे पड़ने वाले हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए कहां-कहां दबिश देगी पुलिस? अगर ऐसा है तो नारायण साईं आखिर बार-बार क्यों अपने ठिकाने बदलते जा रहे हैं? मेरे साथ इस पर चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान मौजूद हैं। सामाजिक कार्यकर्ता टीना शर्मा मेरे साथ जुड़ेंगे आचार्य चक्रपाणी। मेरा आपसे पहला सवाल है
सर, कोई आपका टेलीफोनिक संवाद कब से नारायण साईं से नहीं हो पाया आपका? नहीं, मेरा उनसे नहीं टेलीफोनिक मेरा कोई संपर्क नहीं है जी। आखिरी बार मैं ये मानूं कि मुंबई में आपने एक साथ हवाई जहाज में यात्रा की थी, उसके बाद आपकी कोई बातचीत नहीं हो पाई नारायण साईं से? जी बिल्कुल, हम जोधपुर हम लोग गए थे, संतों की पूरी प्रतिनिधि मंडल गया था और जाकर के आसाराम बापू से मिला और उसके बाद हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो भी आए और उनके अधिवक्ता भी आए, उन्होंने भी अपने विचार व्यक्त किए और हमने कहा भी कि आपको अपने समाज के सामने, राष्ट्र के सामने अपनी बात को रखनी चाहिए और उन्होंने रखा सबके सामने, मीडिया के सामने, जिसको पूरा देश ने सुना। नहीं तो हवाई जहाज यात्रा में क्या बातचीत हुई आपकी नारायण साईं से? आज आप कुछ खुलासा करेंगे? नहीं, हवाई जहाज यात्रा में पहली बात मैं बता दूं कि संतों का प्रतिनिधि मंडल जा रहा था, हम लोग को पता भी नहीं था कि बगल में बैठे थे, मुझे याद है। नहीं, आपको याद, अच्छी बात है, ठीक है, होगा आपको। अब फ्लाइट में है तो फ्लाइट तो छोटी ही होती है, कोई ये वो तो है नहीं, तो उसमें तो एक दूसरे के पास। ईमानदारी से बताइए चक्रपाणी साहब, आज आपके विचार और आपके तेवर भी बड़े मुझे धीमे और हल्के दिखाई दे रहे हैं, आपको भी डरने लगने लगा है क्या आप? नहीं, डर तो हमें लगता नहीं, डर तो हमसे डरता है। हम एक विचार और सिद्धांतों पे चलने वाले लोग हैं और हमने जो आसाराम बापू ने जो सनातन धर्म के लिए किया उसके साथ हम लोग हैं। जो चाहे कोई भी व्यक्ति करता है, एक साधारण सनातन धर्मी भी करता है तो उसके साथ हम लोग कंधे से कंधे मिला के करते हैं। और समस्या ये है कि अगर जो आज जो है आसाराम बापू के परिवार पे विपत्ति आई है, अगर तो किसी पे भी आ सकती है, दुख सुख तो आना ही आना है। और चाहे कितनी भी घनघोर रात्रि हो रही जी, सुबह तो होती है। आज अनेक जितने लोग खड़े हो रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाते जा रहे हैं, जो काफी बिना आधार का भी आरोप है। अभी देखिए मेरे पास आसाराम के लिए, नारायण साईं के लिए एक ही टिमटिमाता सूरज आज दिखाई दे रहा है, वो है आचार्य चक्रपाणी। मैं आऊंगा आपके पास, मेरे साथ टीना शर्मा सामाजिक कार्यकर्ता भी मौजूद है। टीना जी, आप मुझे सिर्फ एक लाइन पे अगर मैं समझना चाहूं, क्या इस देश की पुलिस इतनी कमजोर है कि एक नारायण साईं को ढूंढ निकालने में इतनी दिक्कतें हो रही है? देखिए, अगर पुलिस की कार्यप्रणाली पे हम चर्चा करने की बात करें तो ये एक एक्सटेंशन ऑफ केस है। आसाराम ऑलरेडी जेल में थे और एक सीरीज ऑफ केसेस चल रहा था उनके परिवार पे। तो मुझे लगता है कि नारायण साईं को जो ढूंढने की जो प्रक्रिया पे पुलिस ने एक्ट करना शुरू किया, वो बहुत लेट शुरू किया। और वो जो लेट शुरू किया, वो टेक्निकली अगर हम बात करें और हम लॉजिकली अगर बात करें तो वो बहुत देरी थी पुलिस की तरफ से। और पुलिस को अंदेशा था कि जैसे जितनी वो देरी करेंगे उतनी वो उनकी रडार से बाहर जाता जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं पुलिस का, और इनफैक्ट एक चैनल पे हमने देखा था और पूरी रिपोर्ट उस पर दिखाई दी कि अंदर का ही कोई व्यक्ति कंट्रोल रूम से नारायण साईं को इन्फॉर्मेशन सप्लाई कर रहा था। तो ये एक ऑथेंटिक न्यूज थी और ये हुआ है और ऐसा हमारे देश में होता है। हमें ये मानना पड़ेगा ना कि अगर शुरुआत में ही किसी व्यक्ति के ऊपर इतने गंभीर आरोप लगते हैं, उनके पिताजी के ऊपर गंभीर आरोप, लड़कियां वहां पर मौजूद होकर इस तरह के बलात्कार का आरोप लगाती हैं, बिल्कुल आप कैसे किसी व्यक्ति को भागने दे सकते जिसके ऊपर इतने सीरियस एलिगेशन है? नहीं, डेफिनेटली ये बात जो आप कह रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है, पर इसमें एक लाइन जो मैं और जोड़ना चाहूंगी वो ये कि उनके परिवार पे जो दो लोग, नारायण साईं और उनके पिता, ये पूरे उसको चला रहे हैं, इस पूरे ट्रस्ट को, इस पूरे काम को चला रहे हैं। ये जो उनका जितना भी कार्य है, ये देश को आगे ले जाने का प्रवचनों के माध्यम से, ये दोनों का ही मिला जुला काम था। तो अगर आपको एक व्यक्ति पे डाउट होता है और एक व्यक्ति ऑलरेडी जेल में है तो दूसरे व्यक्ति को आप इतना ढीला नहीं छोड़ सकते। मैं आपके पास आऊंगा और आचार्य चक्रपाणी से पूछूंगा कि जो इनाम रखा गया है, क्यों ना पुलिस की मदद खुद चक्रपाणी आकर करें और इनाम चक्रपाणी जी को मिले। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं, एक और रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। एक और पुलिस नारायण साईं की तलाश कर रही है तो दूसरी ओर नारायण साईं लगातार अपना ठिकाना बदलते जा रहे हैं। पिछले एक महीने में पुलिस ने हिमाचल की वादियों से लेकर बिहार नेपाल बॉर्डर तक नारायण साईं की तलाश में चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन पुलिस नारायण के ठिकाने तक पहुंचने में अब तक नाकामयाब रही है। नारायण साईं की भागम भाग जारी। नारायण ने बदले कई ठिकाने, धर्मशाला से लेकर नेपाल बॉर्डर तक तलाश, लेकिन नहीं हाथ आए नारायण साईं। सूरत की दो बहनों से रेप के आरोप में नारायण साईं लगातार भागते फिर रहे हैं। पुलिस जाल डाल तो नारायण पार पार। साईं को पकड़ने के लिए पुलिस तरकीबें आजमा रही है, तो वही खबर है कि नारायण साईं को पुलिस के आने की खबर पहले ही लग जाती है, इसलिए पुलिस छापे मारती रहती है और नारायण साईं ठिकाने बदलकर फरार हो जाते हैं। आपको दिखाते हैं नारायण के वो ठिकाने जहां नारायण साईं के छिपने की खबर आती रही है।
20 अक्टूबर को सूरत पुलिस को नारायण साईं के हिमाचल के धर्मशाला में छिपे होने की खबर मिली। मोबाइल फोन की लोकेशन भी धर्मशाला दर्शाई गई। ये सब षड्यंत्र के तहत हो रहा है। जिसके बाद पुलिस ने उनकी तलाश में दबिश भी दी, लेकिन नतीजा सिफर रहा। नारायण पुलिस के हाथ नहीं आए। नारायण की तलाश में पुलिस ने मध्य प्रदेश के रतलाम के पंचेड़ आश्रम में भी छापेमारी की। नारायण के मोबाइल की लोकेशन की बिना पर दिल्ली पुलिस और सूरत पुलिस ने एक साथ छापेमारी की, लेकिन साई यहां भी हाथ नहीं आए। नारायण साईं की तलाश में सूरत पुलिस की 6 सदस्यीय टीम छत्तीसगढ़ के रायपुर भी पहुंची। तेली बांधा पुलिस के साथ सूरत पुलिस ने वीआईपी रोड स्थित आसाराम के आश्रम लवकुश वाटिका में दबिश दी। यहां 1 घंटे तक आश्रम में जांच पड़ताल चलती रही, लेकिन नतीजा सिफर रहा। नारायण साईं के ग्रेटर नोएडा में भी छिपे होने की खबर सामने आई थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक नारायण साईं कुछ दिनों पहले ग्रेटर नोएडा आए थे, जहां उनके एक मंदिर परिसर में छिपे होने की बात कही गई थी, लेकिन यहां भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। नारायण साईं के ही एक पूर्व अनुयायी ने उसे अपने घर में शरण देने की बात कही थी। इस सेवक ने खुलासा किया था कि नारायण ने दाढ़ी मूछ कटवाकर अपना हुलिया पूरी तरह से बदल लिया है। पुलिस ने साईं की तलाश में यहां भी दबिश दी, लेकिन पुलिस के आने से पहले साईं फरार हो गए। नारायण साईं के पूर्व सहयोगी ने महाराष्ट्र के नक्सली इलाके गढ़चिरौली के पास अलापली में नारायण के छिपने की खबर पुलिस को दी थी, लेकिन यहां भी नारायण साईं नहीं मिले। नारायण साईं की मध्य प्रदेश के अमरकंटक में नर्मदा के पास एक गुप्त गुफा है। यहां भी नारायण साईं के छिपने की खबर आई थी, लेकिन नारायण साईं यहां भी नहीं मिले। इसके अलावा नारायण साईं की तलाश में पुलिस दिल्ली और गाजियाबाद में भी दबिश दे चुकी है, लेकिन नारायण साईं का कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया है। नारायण साईं के विदेश भागने की भी खबरें सामने आई थी, जिसके बाद नेपाल बॉर्डर पर सीमा सुरक्षा बलों को मुस्तैद कर दिया गया था, लेकिन साईं का यहां भी पता नहीं चला। ऐसे में पुलिस पर कई गंभीर सवाल भी उठे। पहला सवाल, क्या कोई पुलिस में उनका खबरी है जो नारायण को छापे से पहले इत्तला करता है? क्या पुलिस के कुछ कर्मचारी या अधिकारी नारायण साईं से मिलीभगत है? इन सवालों का जवाब इसलिए जरूरी है क्योंकि एक शख्स करीब 2 महीने से पुलिस को चकमा दे रहा है, लेकिन पुलिस अब तक उन्हें गिरफ्तार करने में क्यों नाकाम साबित हुई है? टीम न्यूज नेशन। इस बीच नारायण साईं को भगोड़ा घोषित कर दिया है। 5 लाख रुपए का इनाम रखा है बताने वाले को, जो कोई नारायण साईं के ठिकाने के बारे में पता बताएगा। टीना शर्मा जी सामाजिक कार्यकर्ता मेरे साथ जुड़ी हुई है, आचार्य चक्रपाणी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आचार्य चक्रपाणी, 5 लाख रुपए का इनाम है, आपको जरूरत नहीं होगी, लेकिन आप गरीब लोगों पे खर्च कर दीजिएगा अगर आप पुलिस की मदद कर सके नारायण साईं के ठिकाना बताने पे। देखो रमेश जी, अगर जो पैसे की अगर जो आपकी आवश्यकता है तो आप ज्यादा हमसे अच्छा काम कर सकते हो। जहां तक बात है इनाम की बात, तो हमारी तो इनाम उस दिन होगी जिस दिन नारायण साईं और आसाराम बापू निर्दोष और निष्कलंक माननीय कोर्ट से साबित हो जाएंगे, वही सबसे बड़ा हमारा इनाम होगा। आप मुझे ये बताइए, आप एक स्टैंड क्यों नहीं लेते? आप बार बार बदल रहे, आप एक स्टैंड क्यों नहीं लेते? अगर आप कह रहे हैं कोई व्यक्ति निष्कलंक है, सिद्धांतों की राजनीति कर रहा है, हिंदू हितों की बात कर रहा है, हिंदू स्वाभिमान की बात कर रहा है, 1.5 महीने से फरार है, 4 राज्यों की तो हमने आपको लोकेशन बताई, कहां भागे फिर रहा है, भागने की क्या जरूरत है अगर आप निष्कलंक है? समझ रहे हैं। टीना जी कुछ कह रही हैं, आप बताइए ना। चक्रपाणी जी, पूरे सम्मान के साथ मैं कहना चाहूंगी आपको, चक्रपाणी जी मैं सिर्फ इतना पूछना चाहूंगी कि मुझे लगता है कि आप उनको इतना बड़ा सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि आप ये समझ पा रहे हैं कि देश का कानून, देश की उच्च न्यायालय, ये सब कोई मायने नहीं रखते आपकी नजर में, आप ये कहना चाहते हैं? देखिए टीना जी, अगर जो हमें मायने नहीं रखता तो हम ये नहीं कहते कि माननीय कोर्ट से जो है ये जब तक निष्कलंक और निर्दोष साबित हो जाएंगे, हमें आशा है तभी हम कह रहे हैं और माननीय कोर्ट के लिए कर रहे हैं। आशा की बात नहीं है, अभी हम भी जानते हैं कि हम आसाराम पे चार्जशीट की बात कर रहे हैं। अभी हम देखिए नारायण साईं आप तो देखिए टीना जी, आप तो लीगल एक्सपर्ट है,
लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि आप भी अच्छी तरह जानती हैं कि आरोप लगने से कोई अपराधी नहीं हो जाता। नहीं, और जब तक सिद्ध न हो जाए, तो अभी आरोप लगे हैं, वही तो सवाल है। भागता है चक्रपाणी जी, नारायण साईं भाग क्यों रहे हैं, बताइए ना। इनाम है। चलिए आप अगर आप पहले मुझे ये बताइए, नारायण साईं भाग रहे हैं, ठीक कर रहे हैं? देश के आदर्श नागरिक भी नहीं माने जा रहे हैं, कितना असम्मान की बात है। देखिए ऐसा है, इसमें तो मेरा स्पष्ट नीति है कि हमने पहले भी कहा था कि नारायण साईं जी को आकर के सामने और देश के सामने अपना पक्ष रखना चाहिए। हम कभी भागने का समर्थन नहीं करते। इससे बड़ी असमानता क्या होगी? कितनी बेइज्जती हो रही है, आप बताइए। एक संत भाग रहा है, आप ही की बिरादरी का एक संत भाग रहा है, भगोड़ा है वो आज के देश की नजर में। कोई भी आम आदमी उसे पकड़ के पुलिस बुला के जमा करा सकता है, बताइए। इससे बड़ा आप तो देखिए, आप धर्म सभा की बात कर रहे हैं और आप एक भगोड़े का बचाव कर रहे हैं टेलीविजन पर। आप हिंदू महासभा की बात करते हैं, आप संत महासभा की बात करते हैं। चक्रपाणी जी, एक भगोड़े के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए ऐसा है, अभी आप इस तरह से नहीं बात कर सकती है। आप वो कानून में है और कानून मत, आप भगोड़े का मीडिया दौड़ा रही है, ये तो मीडिया दौड़ा रही है। चक्रपाणी जी, वो भगोड़े हैं। आज की तारीख में उन्हें फरार घोषित कर दिया गया है। 5 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। 5 लाख रुपए का इनाम है। गवर्नमेंट का रेवेन्यू बर्बाद कर रहे हैं। निश्चित रूप से नहीं, उनको सामने आकर के अपना पक्ष रखना चाहिए, इसमें तो करना चाहिए। लेकिन उन्होंने जो काम किया है, जो सनातन धर्म काम कर रही हूँ, सॉरी, बट मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, एक आदमी कोई बोलो ना कि वो भगोड़े हैं? क्या मानते हैं कि उन्होंने देश के कानून का उल्लंघन किया है? एक आदमी कोई बोलो। नहीं, मैं आपसे देखो, मैं ये मानता हूँ कि वो बेकसूर है, उन पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, उन पूरे परिवार को फंसाया जा रहा है, बहुत बड़ी साजिश के साथ हो रहा है। और इसके हमारे पास उदाहरण है। अभी रमेश जी आप देखिए, वहां पे भोला ने जो आरोप लगाए थे वहां पे कि जम्मू कश्मीर में वो आश्रम में हड्डी है, और किसी को फोन करके उस व्यक्ति ने बोला कि आप किसी लड़के को हड्डी आचार्य चक्रपाणी, देखो, अगर आप कह रहे हैं कि नारायण साईं भागकर गलत काम कर रहे हैं, कानून की खिलाफत कर रहे हैं, तो आप ये क्यों नहीं कह रहे कि मैं नारायण साईं के बचाव नहीं करूंगा? उस लड़के की उसने ये बोला है कि हमको किसी टीवी चैनल चक्रपाणी जी आप बात को घुमा रहे हैं। चक्रपाणी जी, अब निश्चित रूप से उस चक्रपाणी जी, आप देश के कानून को ताक पे नहीं रख सकते एक संत के लिए, और अभी वो साबित होना बाकी है कि वो संत है भी या नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, देश का कानून आप ताक पे रख रहे हैं। टीना जी, ये कानून जो है संतों के लिए भी है और सबके लिए लागू होता है। संत भाग क्यों रहे? क्यों नहीं पुलिस का क्यों नहीं उन्होंने साथ दिया, कोऑर्डिनेट क्यों नहीं किया पुलिस के साथ? आप क्यों नहीं अपने आप को पेश कर रहे हैं? क्यों नहीं सरेंडर करते? तो बेल उन्होंने लगाया हुआ है। अरे बेल उनको रिलीफ नहीं मिला है। मैं पहले भी आपको बेल का मतलब समझा चुकी हूँ। इंटरिम बेल में सरेंडर करना होता है। इंटरिम बेल में रिलीफ का मतलब है कि कोर्ट कह रही है कि हम आपको शरण नहीं दे रहे हैं, पुलिस के पास जाइए और सरेंडर कीजिए। इसका इंटरिम बेल का मतलब ये होता है। लोअर कोर्ट से रिजेक्ट हुई है, हाई कोर्ट से रिजेक्ट हो गई है, उनको रिलीफ नहीं मिला है। अब बताइए चक्रपाणी जी, मजाक बात कर दी आपने। देखिए टीना जी, आवश्यकता इस बात की है कि आप जैसे लोग आप जो बोल रही हैं, ये हमें नहीं लगता कि किसी भी तरीके से आप लोग दबाव में बोलते हैं और अपने विचार रख रहे हैं। नहीं तो एक व्यक्ति पे इस प्रकार की पूरे परिवार टीना जी पे आरोप लगा रहे हैं कि वो दबाव पे बोल रही है। हमें नहीं लगता है, ये निश्चित रूप से सामने आना चाहिए। मैंने पहले से भी बोला है कि सामने आकर के अपनी विचार। देखिए, आपने एक लाइन बोली चक्रपाणी जी की निश्चित रूप से सामने आना चाहिए। अगर आप वाकई, मैं आपको नहीं कहती कि आप संत महासभा का आप जो है उपयोग कीजिए उस चीज के लिए कि आप उनको मानते हैं कि वो संत है, पर क्या आप उनको भगोड़ा मानते हैं कानून की नजर में? आप इस कानून के अंदर प्रतिबंधित हैं। मैं इस कानून के अंदर प्रतिबंधित हूँ। अगर मुझे यहाँ से पुलिस अभी यहाँ से अरेस्ट करे तो मुझे थाने जाना पड़ेगा। देखिए, कानून की क्या बातें कर रही हैं। अभी हाई कोर्ट में रामलीला पिक्चर पे अब आप कहाँ रामलीला में पहुंच गए? ये जो 2 संतों ने रामलीला बचाई है महिलाओं के ऊपर बलात्कार, उसका जवाब दीजिएगा। नहीं जी, इसको जो है बस हम समझ आपको नहीं पता चक्रपाणी जी, मीडिया लॉस के लिए कानून का सेक्शन 6 है जो सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक ऑफ कर दिया था। किसी फिल्म पे बैन नहीं लग सकता।
मैं रोज पेटिशंस करती हूँ फिल्मों पे, किसी फिल्म पे बैन नहीं लग सकता क्योंकि नहीं, अब तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने नाम बदलने के दे दिया। चक्रपाणी जी, हाई कोर्ट ने नाम फिल्मों पे नहीं, अब आप फिल्मों में चले गए। धार्मिक भावना को बढ़ाने के लिए आप ये बताओ, हमारे राम के नाम पे क्या अश्लीलता परोसने के लिए लिखा है संविधान में? आचार्य संविधान में लिखा है? टीना जी एक मिनट। आचार्य चक्रपाणी, आज आप टेलीविजन में ये कहेंगे क्या आपकी संविधान की बातें कर रही हैं? में ये कहेंगे संविधान में ये किसी की भावना भड़काने के लिए नहीं लिखा है। मेरे मित्र नारायण भड़काने का किसी को अधिकार नहीं है। चक्रपाणी जी, आज आप टेलीविजन में न्यूज नेशन में ये कहेंगे मेरे मित्र नारायण साईं कानून से भागते फिर रहे हैं, इसलिए मैं ये स्टैंड लेता हूं, मैं नारायण साईं जैसे लोगों का बचाव नहीं करूंगा क्योंकि वो कानून का सम्मान नहीं करते। देखो, हम उस व्यक्ति के साथ हमेशा खड़े हैं अंतिम समय तक जिसने सनातन धर्म के लिए एक भी कदम चलने का काम किया है। सनातन धर्म कह रहे हैं, सनातन धर्म की परिभाषा क्या है? जहां लड़कियों पे बलात्कार के आरोप लग रहे हैं, महिलाओं के यौन शोषण के आरोप लग रहे हैं, आरोप लगने से बात चल रही है। इतिहास गवाह रहा है रमेश जी, इतिहास गवाह है कि संतों को लोगों ने ईंटे पत्थरों से मारा। इतिहास गवाह है कि संतों को लोगों ने अपमानित किया। इतिहास गवाह है कि संतों को लोगों ने जेल में ठूस दिया। इतिहास गवाह है कि संतों को लोगों ने सूली पे चढ़ा दिया गया। ऐसा इतिहास कहीं नहीं देखा जहां बाप बेटों के ऊपर बलात्कार और कई गंभीर आरोप लगे में कभी नहीं आया। ऐसा इतिहास देखा गया और संतों को फंसा करके ये एक इतनी बड़ी साजिश है। ये कानून की परिभाषा में अपने आप को आप गलत परंपरावादी देश है। लाखों करोड़ जो शिष्य होते हैं गुरु के अधीन में, वो नशा नहीं करते। नशा छुड़वाने का काम उन्होंने किया। आसाराम बापू ने आपके पास कुछ बोलने के लिए नहीं है तो आप कुछ भी बोले जाएंगे। आपके पास कुछ बोलने के लिए नहीं है इस मामले में तो आप कुछ भी बोले जाएंगे। मैं आपसे कह रही हूँ कि आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं। आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं चक्रपाणी जी। जेल में भी बंद कर दिया कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं ताकि हर व्यक्ति स्वच्छंद हो जाए। हर व्यक्ति स्वच्छंद होकर के शराब सुनने को राजी नहीं है। मुझे लगता है कि आप चाहते हैं कि आपकी आवाज में इस देश की आवाज दब जाए, कानून की आवाज दब जाए। आप आज आप ये चाहते हैं। चलिए, आप दोनों मेरे साथ बने रहिए, हम दोबारा आएंगे आपके पास, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इतना ही नहीं, कानून की नजर में नारायण साईं अब 5 लाख के इनामी आरोपी भी हैं। नारायण की तलाश में देश के अलग अलग शहरों में नारायण साईं के पोस्टर भी लगाए गए हैं, लेकिन नारायण है कि मिल ही नहीं रहे हैं। 5 लाख का इनामी भगोड़ा, नारायण साईं पर 5 लाख रुपए का इनाम। अब चप्पे चप्पे पर नारायण साईं की तलाश। क्या नारायण साईं के करोड़ों भक्तों ने कभी सोचा होगा कि उन्हें मोक्ष दिलाने का दावा करने वाले गुरु के सिर पर लाखों का इनाम होगा? नारायण साईं का नाम अब उन लोगों की फहरिस्त में शामिल हो चुका है जिनके सिर पर लाखों का इनाम है। हाँ, रेलवे स्टेशन लगा है। जी हाँ, नारायण साईं पर 1-2 नहीं बल्कि 5 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया गया है। सूरत पुलिस ने नारायण साईं के सिर पर 5 लाख रुपए का इनाम रखा है। इसके साथ ही नारायण का साथ देने वाले उसके साधक हनुमान और जमुना पर 1-1 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। नारायण की तलाश में 100 पुलिस वालों की एक टीम दिन रात जुटी हुई है। कई शहरों में छापेमारी हो चुकी है, लेकिन नारायण साईं इतना शातिर है कि वो बार बार पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो जाते हैं। नारायण साईं के खिलाफ 5 लाख रुपए का इनाम और बाकी जो 2 हैं 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। जो भी उनके बारे में सचोट खबर देगा और सही खबर देगा जिसकी निशानदेही पे वो अरेस्ट हो सकें तो उनको ये इनाम की रकम दी जाएगी। नारायण साईं का नाम देश के मोस्ट वांटेड अपराधियों की सूची में सबसे ऊपर है। हर दिन होते खुलासे से आरोपों की लिस्ट भी लंबी होती जा रही है। नारायण साईं के ऊपर जबरन जमीन कब्जा, नशे का कारोबार करने, यौन शोषण, मनी लॉन्ड्रिंग, धमकी देने जैसे कई संगीन आरोप लग चुके हैं। साईं के खिलाफ गुस्से का आलम यह है कि आश्रम में रहने वाली लड़कियां उसके लिए फांसी की मांग कर रही हैं। बस तब वो उन लोग ने, आश्रम का एक नियम है कि आश्रम छोड़ के कोई जाता है तो उनपे वो लोग आक्षेप लगाते हैं किसी न किसी चीज पे। या तो पैसे का लगाएंगे कि ये पैसे लेके चला गया है, या तो फिर चरित्र पे लगाएंगे कि इनका चरित्र नहीं खराब है। यूँ ऐसे मेरे पे भी आरोप लगाया था और उनके अनुयायी से धमकियां कहलवाते थे कि बर्बाद हो जाएंगे, तुम पे पुलिस केस करेंगे, तुमको पुलिस कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल आके मारेगी, ऐसी बातें करवाते और समाज में कहीं मुंह दिखाने नहीं रहोगे तुम लायक।
पुलिस को इस बात की पक्की जानकारी है कि नारायण साईं देश में ही छुपे हुए हैं। पुलिस अब नारायण साईं के मददगारों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। अगर किसी ने नारायण साईं को पनाह देने की कोशिश की, गहरी मुसीबत में फंस सकते हैं। टीवी न्यूज नेशन। तो मेरे साथ टीना शर्मा और चक्रपाणी दोनों मौजूद हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर नारायण साईं भाग क्यों रहे हैं। आचार्य चक्रपाणी, सीधा सवाल दीजिए ना, नारायण साईं भाग क्यों रहे हैं? आपके तो बड़े करीबी रहे हैं नारायण साईं। रमेश जी एक बात बताइए, ये मुझे आश्चर्य हो रहा है, ये पुरानी सीडी आप बार बार लड़की का चला रहे हैं, करीबन 2.5 महीने से चला रहे हैं। क्यों नहीं चला? बार बार सिर्फ आप लोगों का उद्देश्य बदनाम करने की। और दूसरी बात है, ये एक टिप्पणी और जो लड़की का एलिगेशन है, सुनिए मेरी बात, ये उसको दिखाना हमारी जिम्मेदारी है। हम आपका पक्ष भी दिखा रहे हैं। सुनो रमेश जी, आप नारायण साईं को डिफेंड कर रहे हैं, हम आपको भी दिखा रहे हैं। रमेश जी, अरे रमेश जी मेरी बात सुन लो, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हो, बहुत अच्छे एंकर, बहुत ही विद्वान हो। हमारी सम्मानित टीना जी बैठी है। हम मात्र आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। जो ये भोलानंद गिरफ्तार हुआ है, जिस बार आपको एक भोलानंद मिल गया, आपने पूरा सर्टिफिकेट उसका ले लिया अपने साथ। इसके बारे में आपका क्या कमेंट है? जो ये कह रहा है कि मुझे पैसे की लालच दी गई और किसी टीवी चैनल ने दिया, इसके बारे में एक कमेंट दीजिए। आप भोलानंद के खिलाफ आप FIR करवाइए। बापू को बदनाम कर रहा था, महीनों दिन से बापू को बदनाम कर रहा था, तो आप इसके खिलाफ कोर्ट में जाइए। इसके बारे में आप टीना जी क्या करेंगे बताइए ना। और आप भट्ट जी दोनों लोग कमेंट कीजिए। मेरा ये कमेंट है कि कभी भी ऐसा कुछ होता है, अगर मैं भोलानाथ की अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं कोर्ट की शरण लेती, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन करती। आपके पास एक बड़ा पैनल है वकीलों का, और वहां से मीडिया की मजबूरी होती कि आपके केस को उठाते। आपके केस को नहीं दबा सकते थे। अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाते इस केस को लेकर, हाई कोर्ट जाते इस केस को लेकर, आप घर पे बैठ के अगर चैनल पे आके इस पर्चे को दिखाएंगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। चक्रपाणी जी, ये एक मेरी आपको सलाह है। आप कोर्ट जाएंगे चक्रपाणी जी? आप कोर्ट जाएंगे? आप जाइए कोर्ट, आपको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। मेरे को कुछ करना होता है मैं कोर्ट जाती हूँ, सिंपल। में देखिए सवाल इस बात का नहीं कि कोर्ट की, मैं तो ये कह रहा हूँ आप लोगों को माफी मांगना चाहिए रमेश जी। और किस बात के लिए? कैसे माफी मांगेंगे? कोर्ट में क्यों माफी मांगेंगे? आप लोग को माफी मांगना चाहिए। आप स्वतंत्र हैं कानूनी प्रक्रिया में। इस व्यक्ति के साथ खड़े थे, आरोप लगाने वाले के साथ खड़े थे आप लोग। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आचार्य चक्रपाणी, समय मेरे पास समाप्त हो गया। टीना शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारा आज का सवाल जो हमारे दर्शकों के लिए है, प्रोफेसर सीन राव को नेताओं को मूर्ख कहने वाला बयान से क्या आप सहमत हैं? आप अपने जवाब हमें SMS कर सकते हैं। SMS के लिए मैसेज बॉक्स में टाइप करें NN स्पेस वोट दें। अगर आप हाँ कह रहे हैं Y पे, और अगर आप ना कह रहे हैं तो N लिखकर हमें भेजें। और आप हमें भेज सकते हैं 53636 पर अपने जवाब। हम अपने कार्यक्रम में इन जवाबों को शामिल करेंगे। न्यूज स्पेशल में इतना ही। न्यूज नेशन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।